Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. So today we are going to study about the topic of normalization. This is the most important topic of Unit 4 that I have seen. It is the most repeated in the previous year also. Okay, so let us study one by one. सबसे फर्स्ट है कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है. सो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि हमारे पास एक टेबल है, हमारे पास एक रिलेशन है. ठीक है, उस रिलेशन के अंदर मतलब अगर हम उसमें कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ अपडेट कर रहे हैं, कुछ डिलीट कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हम एक डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें और डाटा भी इंसर्ट करना मतलब और कॉलम्स में भी कुछ ना कुछ इंसर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम इंसर्शन नहीं कर पाएंगे. ठीक है, हम कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं, एक सिंगल सेल में से कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं तो पूरी रो डिलीट हो रही है, मतलब हमारा इंपॉर्टेंट डाटा भी साथ में डिलीट हो रहा है. तो उसको हम बोलते हैं अनोमलीज अराइज हो रही है. ठीक है, मतलब प्रॉब्लम आ रही है कि हम मतलब रिडंडेंसी भी वहाँ पे क्रिएट होती है अनोमलीज की वजह से. मतलब अगर हम कुछ इंसर्शन कर रहे हैं रिलेशन में, अगर कुछ मीन्स टेबल में इंसर्शन कर रहे हैं, चाहे डिलीट कर रहे हैं, चाहे अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें अनोमलीज अराइज हो रही है. मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि हम जो डिलीट करना चाह रहे हैं उसके साथ साथ कुछ और भी हो रहा है, कुछ इंसर्ट कराना चाह रहे हैं उसके साथ साथ वो पूरा रो को इंसर्ट करने के लिए मांग रहा है. ठीक है, तो हम करते क्या है फिर, इसका सोल्यूशन क्या होता है. इसका सोल्यूशन ये होता है कि हम उस टेबल को जिसमें अनोमलीज अराइज हो रही हैं एडिशन इंसर्शन डिलीशन के टाइम पे, उस टेबल को हम क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं. ठीक है, मतलब फर्दर उस टेबल को डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारी रिडंडेंसी भी कम हो जाए और जो ये इंसर्शन डिलीशन की अनोमलीज अराइज हो रही है वो भी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए. ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन करना. ठीक है, नॉर्मलाइज करना यानी कि उसको डिकम्पोज करना ताकि उसमें अनोमलीज ना अराइज हो. ठीक है, तो ये होता है हमारा नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग. ठीक है, अब आती है नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म्स मीन्स एक कंडीशंस होती है. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 6 नॉर्मल फॉर्म है. 6 में से 1 to 5 तो ये हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. एक हमारी थर्ड के बाद होती है BCNF बॉय स्कॉट नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, तो फोर्थ वो हो गई, फिफ्थ फोर्थ वाली हो गई और फिफ्थ हमारी सिक्स्थ होगी. मतलब 6 नॉर्मल फॉर्म है टोटल में अब. ठीक है, अब इसमें से कभी कभी फर्स्ट सेकंड पूछ ली जाती है, कभी सेकंड थर्ड और कभी थर्ड फोर्थ. मतलब इस टाइप से हमेशा कभी ना कभी क्वेश्चन हमारा ज़रूर आया हुआ है यूनिट 4 में से DBMS में कि नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट सेकंड फॉर्म बताओ, सेकंड थर्ड बताओ, इस टाइप से. ठीक है, सो नॉर्मल फॉर्म है क्या, मतलब हर एक नॉर्मल फॉर्म की एक कंडीशन है. ठीक है, अगर वो टेबल उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो उस नॉर्मल फॉर्म में है, अगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो उसमें वो नहीं है. ठीक है, सो दिस इज़ नॉर्मल फॉर्म और कुछ भी नहीं है इसके अलावा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट. सबसे फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. सबसे फर्स्ट है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. उसमें क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या बताया गया है, ईच सेल इन ए टेबल कंटेन ए सिंगल वैल्यू, कि हर एक सेल जो है टेबल में उसकी सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं हो सकती. ठीक है, तो ये तो कंडीशन है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की, कि जितने भी सेल हैं टेबल के अंदर उसमें हर एक सेल में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए. इट शुड नॉट कंटेन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स. ओके, फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक टेबल लिया हुआ है, स्टूडेंट आईडी, नेम, सब्जेक्ट्स. स्टूडेंट आईडी सिंगल एट्रीब्यूट्स हैं, नेम सिंगल एट्रीब्यूट्स हैं, बट सब्जेक्ट्स में हमारे पास दो दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं. तो यहाँ पे तो ये सिंगल वैल्यू नहीं कंटेन कर रहा, मैथ्स और साइंस कर रहा है, मैथ्स के साथ इंग्लिश भी कर रहा है, बट हम क्या कह रहे हैं कि कंडीशन क्या है कि वो सिंगल वैल्यू कंटेन करे, तो ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. ठीक है, सो इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे करें, कि कैसे कंपोज करें या फिर क्या करें कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो जाए. तो हमने क्या किया कि उन वैल्यूज़ को अलग अलग लिख दिया, पूरी अलग से रो बना के. ठीक है, वन अलाइज मैथ्स में भी है और वन अलाइज साइंस में भी है. 2 बॉब मैथ्स में भी एनरोल्ड है और 2 बॉब इंग्लिश में भी एनरोल्ड है. अब ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो गई क्योंकि इसमें कोई भी एंटिटी ऐसी नहीं है, कोई भी सेल ऐसा नहीं है जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू हो, क्योंकि एक सेल में अभी के लिए एक ही वैल्यू है. आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, नाउ मूविंग टू द सेकंड नॉर्मल फॉर्म. सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई टेबल है तो उसके लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो कंडीशन ये है कि उसको फर्स्ट में होना ही होना पड़ेगा. अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है, तो
अब सेकंड की कंडीशन क्या है, दो कंडीशन रहेंगी सेकंड की, एक तो फर्स्ट में होना ही होना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जितने भी नोन की एट्रीब्यूट्स हैं मस्ट डिपेंड ऑन द एंटायर प्राइमरी की, वो प्राइमरी की पे डिपेंड करे, ठीक है। कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई कैंडिडेट की पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही प्राइमरी की होनी चाहिए और उसी पे सारे डिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। ये मतलब है उसका। फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं। अब हमने टेबल ली स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर, ये उस टेबल की एंटिटीज है। अब देखा जाए इसमें तो कोर्स आईडी किस में डिपेंडेंट है, स्टूडेंट आईडी पे। कोर्स नेम किस पे डिपेंडेंट है, कोर्स आईडी पे। इंस्ट्रक्टर किस पे डिपेंडेंट है, कोर्स आईडी पे, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइमरी की हमारी क्या है, प्राइमरी की है हमारे पास कोर्स आईडी भी है और स्टूडेंट आईडी, मतलब दो कैंडिडेट की है, उसमें से हमें चूज़ करना है कि प्राइमरी की क्या है, कोर्स आईडी है या फिर स्टूडेंट आईडी है। क्योंकि यहाँ पे तो पार्शियल डिपेंडेंसी अराइज हो रही है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर जो है वो कोर्स आईडी पे डिपेंड कर रहा है, कोर्स नेम जो है वो कोर्स आईडी पे डिपेंड कर रहा है, बट कोर्स आईडी इटसेल्फ किस पे डिपेंड कर रही है, स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रही है। मतलब किसी एक को प्राइमरी की बनाया ही नहीं हुआ, कोई किसी पे डिपेंड कर रहा है, कोई किसी पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या है यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी अराइज हो रही है। बट होना क्या चाहिए कि एक ही को प्राइमरी की बना देना चाहिए और सारे के सारे उसी पे डिपेंड होने चाहिए, बट ऐसा यहाँ पे है नहीं। तो नहीं है तो इसका मतलब ये भी हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको दो टेबल्स में डिवाइड कर देंगे। एक में हम रखेंगे स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, और दूसरी में हमने रखा कोर्स आईडी, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर। अब हम फर्स्ट अगर टेबल में देखें स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी वाले में, अब कोर्स आईडी यहाँ पे क्या किस तरह के बिहेव करेगी, एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, जो कि किस पे डिपेंड है, स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड है। स्टूडेंट आईडी इस वाली टेबल में हमारी प्राइमरी की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि और कुछ तो है ही नहीं जो इस पे डिपेंड करे, ठीक है। और कुछ तो है ही नहीं जो कोर्स आईडी पे डिपेंड करे, बस दो ही कॉलम है, वन इज स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी। उसमें से स्टूडेंट आईडी हमारी प्राइमरी की है, क्योंकि कोर्स आईडी स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब दूसरी टेबल में देखा जाए तो कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर हमारे दोनों किस पे डिपेंड कर रहे थे, कोर्स आईडी पे। तो इसमें भी प्राइमरी की क्या हो गई, कोर्स आईडी होगी, इसमें कोई कैंडिडेट की नहीं है। तो इन दोनों टेबल में अब कोई पार्शियल डिपेंडेंसी अराइज नहीं हो रही है, एंटायर प्राइमरी की पे वैल्यूज़ डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में स्टूडेंट आईडी हमारी प्राइमरी की है, सेकंड वाले में कोर्स आईडी हमारी प्राइमरी की है, जिस पे सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब सेकंड की जैसे दो कंडीशन थी वैसे ही थर्ड की भी दो कंडीशन है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या हो रहा है कि सबसे पहले अगर थर्ड में उसको होना है तो सेकंड में तो होना ही होना पड़ेगा। उसके बाद क्या कंडीशन है, नो देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और क्या है, नोन की एट्रीब्यूट शुड नॉट डिपेंड ऑन अनदर नोन की एट्रीब्यूट, मतलब कोई भी नोन की एट्रीब्यूट है जो कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट नहीं है, वो दूसरे नोन के एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो कि यहाँ पे अगर एग्जांपल में देखा जाए तो हो रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है, इंस्ट्रक्टर है, डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब अगर हमारे यहाँ कोर्स आईडी तो क्या है, प्राइमरी की हो गया, ठीक है। कोर्स नेम क्या है, एक बार के लिए अगर आपने कोर्स नेम को प्राइमरी की लिया इंस्टीड ऑफ कोर्स आईडी, ठीक है, तो अब देखा जाए तो डिपार्टमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, इंस्ट्रक्टर पे, और इंस्ट्रक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, कोर्स नेम पे। जबकि डिपार्टमेंट भी नॉन की एट्रीब्यूट है, मतलब कि प्राइमरी की नहीं है, और इंस्ट्रक्टर भी नॉन की एट्रीब्यूट है, मतलब कि प्राइमरी की नहीं है। फिर ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन यही हमारी कंडीशन में था कि कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसके लिए हमने क्या किया, इस टेबल को फर्दर डिवाइड किया। एक में हमने रखा कोर्स आईडी, कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे कोर्स नेम क्या है, प्राइमरी की है, और इंस्ट्रक्टर उस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि नोन की एट्रीब्यूट इंस्ट्रक्टर प्राइमरी की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि नोन की प्राइमरी की पे डिपेंड करे, बट ये तो नहीं हो सकता था ना जो ऊपर वाली में हो रहा है कि नोन की पे डिपेंड करे। तो इसीलिए जो फर्स्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल है वो बिल्कुल भी कतई भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है।
तो उसके बाद अब हमने उसको 2 टेबल में डिवाइड किया था। डिवाइड करने पे फर्स्ट टेबल कोर्स आईडी, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? कोर्स नेम पे। कोर्स नेम हमारी यहाँ पे प्राइमरी की है, ठीक है। तो नोन की एट्रीब्यूट दैट इज इंस्ट्रक्टर इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की एट्रीब्यूट दैट इज कोर्स नेम। एंड सेकेंड टेबल इज इंस्ट्रक्टर, ठीक है, और डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? इंस्ट्रक्टर। तो इंस्ट्रक्टर यहाँ पे इस टेबल में कौन प्राइमरी की है? इंस्ट्रक्टर ही है। और डिपार्टमेंट क्या है यहाँ पे? नॉन प्राइमरी की है, ठीक है। सो नॉन की एट्रीब्यूट अगेन इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, दैट इज सेटिस्फाइड। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है बी सी एन एफ। थर्ड तक क्लियर होगी। अब बी सी एन एफ क्या होता है? बी फॉर बॉय, सी फॉर कॉड, एन एफ नॉर्मल फॉर्म। ये क्या है? एक स्ट्रिक्ट वर्जन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। मतलब अगर किसी को बी सी एन एफ में होना है तो उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो होना ही होना पड़ेगा। उसके अलावा क्या है? एवरी डेटर्मिनेंट इज ए कैंडिडेट की। मतलब जिस की से, जिस एंटिटी से हम कुछ डिटरमाइन कर पा रहे हैं वो हमारा कैंडिडेट की होना चाहिए। बट इस अगर एग्जाम्पल को देखा जाए तो इसमें क्या है? स्टूडेंट आईडी, कोर्स और इंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे देखो क्या स्पेसिफाई हो रहा है? कोर्स कैन डिटरमाइन इंस्ट्रक्टर बट कोर्स इज नॉट ए कैंडिडेट की, ठीक है। मतलब हमने कहने का मतलब क्या था बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म का? अगर कोई चीज़ किसी से डिटरमाइन हो रही है, फॉर एग्जांपल कोर्स जो है वो डिटरमाइन हो रहा है इंस्ट्रक्टर से। मतलब मैथ्स कौन टीच कर रहा है? डॉक्टर स्मिथ टीच कर रहा है। साइंस कौन टीच कर रहा है? डॉक्टर जोहन टीच कर रहा है। तो कोर्स कैन डिटरमाइन इंस्ट्रक्टर, वो डिटरमाइन कर रहा है। बट कोर्स यहाँ पे कैंडिडेट की तो नहीं है ना, ठीक है। और हम क्या कह रहे थे बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म में कि वो डिटर्मिनेंट जो है वो कैंडिडेट की होना चाहिए। तो उसको कैंडिडेट की बनाने के लिए यहाँ पे कैंडिडेट की कौन था? स्टूडेंट आईडी थी, ठीक है। तो उसको प्राइमरी की बनाने के लिए और या फिर कैंडिडेट की होता क्या है वो पता है तुम्हें? कैंडिडेट की क्या होता है कि ऐसी की जो दोनों प्राइमरी की बनने के लायक हो, लेकिन हम चूज़ ऐसे करते हैं वो हमारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि कौन सी प्राइमरी की रहेगी, ठीक है। मतलब मतलब वो की जो यूनिक हो सबसे, कोई ऐसी 2 की जो सबसे यूनिक हो। एक है वो तो उसको तो हम प्राइमरी की आ ही देते हैं कि यही प्राइमरी की है अगर एक यूनिक है तो। 2 अगर ऐसी की आ जाती हैं जो यूनिक है दोनों, ठीक है। अब उसमें से हमारे को एक प्राइमरी की चूज़ करना है, दैट इज़ हमारे पे डिपेंड कर रहा है कि हम किसे चूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम चूज़ नहीं कर रहे वो दोनों कैंडिडेट की ही है, ठीक है। मतलब है तो वो बेसिकली प्राइमरी की ही, ओके। सो अब क्या है हमारा? यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है और कोर्स है। अब यहाँ पे अगर हम ये कहें कि स्टूडेंट आईडी इस प्राइमरी की तो कोर्स हमारा कैंडिडेट की है ही है। अगर कोर्स को प्राइमरी की भी कह दे तो भी कोई बात नहीं, तो वो कैंडिडेट की भी होगा ही होगा, ठीक है। तो फर्दर हमने इसको क्या किया? उस टेबल को डिवाइड किया कि अगर कोर्स डिटरमाइन कर रहा है इंस्ट्रक्टर को तो उसको प्राइमरी की या कैंडिडेट की होना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हमने उस टेबल को स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी में डिवाइड करा। जैसे ही डिवाइड करा तो कोर्स हमारे लिए क्या बन गया? प्राइमरी की या फिर कैंडिडेट की कह सकते हैं हम, बन गया। नेक्स्ट हमने कोर्स और इंस्ट्रक्टर की टेबल बना दी। यहाँ पे भी कोर्स हमारा क्या है? कैंडिडेट की है, ठीक है। ये तो थी थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सॉरी बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या हो रहा है? अगर एक टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है तो उसको पहले किस में होना पड़ेगा? BCNF में होना पड़ेगा। और कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। मतलब हर एक एट्रीब्यूट जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए दूसरे से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट आईडी है, कोर्स है, क्लब है। अब कोर्स और क्लब का क्या रिलेशनशिप? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप स्कूल में गए हो, ठीक है। आप स्कूल में 7th क्लास में हो। ऐसा तो नहीं होता ना कि टिगोर हाउस वाले स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, और कोई और हाउस है उसको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। हाउस का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो सबके लिए सेम ही रहते हैं, ठीक है।
हाउस अलग होता है, उसमें अलग चीज़ एक्टिविटीज़ होते हैं, उसका स्टडी से हमारा लेना देना नहीं है। जो जौन सी क्लास में है उन सारे बच्चों के सब्जेक्ट्स तो सेम ही होते हैं। 7th क्लास में है तो 7th क्लास वाले सब्जेक्ट ही होंगे, तो उसका हाउस से लेना देना नहीं है कि ये टैगोर हाउस में है तो उसके अलग सब्जेक्ट होंगे। इसी वे में कोर्स का यहाँ क्लब से लेना देना नहीं है कि ये कोर्स पढ़ रहा है तो इसको इस क्लब में होना चाहिए, ठीक है। तो ये अनरिलेटेड डाटा है, लेकिन फिर भी हमने साथ में रखा हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा है। कैसे कर रहा है मैं बताती हूँ। अगर हम ड्रामा को डिलीट करना चाहें, ठीक है, तो ड्रामा अगर डिलीट हो रहा है तो देखो मैथ्स वाला भी डिलीट हो रहा है और साथ में साइंस वाला भी डिलीट हो रहा है, रो, ठीक है। म्यूज़िक डिलीट करना चाहे तो भी दोनों डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। अब दो दो जगह पे हैं ये, तो उसकी वजह वेस्टेज ऑफ स्टोरेज हो रही है, ठीक है, रिडंडेंसी क्रिएट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारी रिडंडेंसी ख़त्म हो जाए, ठीक है। पहले हमने लिख दिया स्टूडेंट आईडी और कोर्स, ठीक है। जो मैथ्स था वो 1 ने चूज़ कर रखा था, क्लब की वजह से हम अलग अलग लिख रहे थे दो दो बार, उसकी वजह से वेस्टेज हो रही थी, स्टोरेज मतलब रिडंडेंसी हो रही थी। अब हमारे को मैथ्स एक ही बार लिखना पड़ेगा क्योंकि क्लब तो हट गया, उसको हम अलग लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स हमने एक ही बार लिखा, रिडंडेंसी खत्म। दूसरी टेबल बनाई, उसमें बस क्लब डाल दिया स्टूडेंट आईडी के साथ। तो हमने ड्रामा भी यहाँ एक बार लिखा, रिडंडेंसी ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट है 5th नॉर्मल फॉर्म। 4th तक आई थिंक क्लियर होगा आपको। 5th नॉर्मल फॉर्म में क्या है, अगर एक टेबल 5th नॉर्मल फॉर्म में है तो उसको 4th नॉर्मल फॉर्म में भी होना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी मेन कंडीशन क्या है कि वो टेबल ऐसी होनी चाहिए कि हम उसको फर्दर डिवाइड ही ना कर पाएँ। इतनी स्मॉल होनी चाहिए, इतनी ऑलरेडी वो डिकम्पोज हो जानी चाहिए कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएँ, क्योंकि 6th नॉर्मल फॉर्म तो होती ही नहीं है, 5 ही होती है, तो उसको यहीं पे ख़त्म करना है कि उसके बाद वो फर्दर डिवाइड हो ही ना पाए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल स्प्लायर पार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, एक ऐसी टेबल ली, अब इसको इतना डिवाइड कर दे कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो पाए। तो पहले हमने क्या कर दिया, स्प्लायर और पार्ट, देन स्प्लायर और प्रोजेक्ट, देन पार्ट और प्रोजेक्ट। अब इसके बाद ये टेबल फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती है। सो दिस टेबल नाउ दिस 3 टेबल्स आर इन 5th नॉर्मल फॉर्म। सो ये था आपका सिंपल सा टॉपिक नॉर्मल फॉर्म का। इसको इतना कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, समझ के करो तो सब इजी लगेगा। I hope it is clear. This is the most important topic of unit 4th. Again, I am saying I am having the list of questions, that selected question from, or you can say the repeated question from last years. I will try to make the more videos like this if it is possible for me. Okay, if you want then please ask me in the comment section, comment me in the comment section. Subscribe the channel, please like the video and share it with your friends. Thank you all.